जय हिंद दोस्तों, लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव और दोस्तों मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा चुका है। और दोस्तों अब मेरे द्वारा आप लोगों को भारत का जो प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा चुका है उसका रिविजन कराया जा रहा है। और दोस्तों अभी हम प्रेजेंट टाइम में जो रिवीजन कर रहे हैं वो मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि रिवीजन कर रहे हैं। और आज हम लोग का होगा रिवीजन का चैप्टर अशोक का धार्मिक जीवन। तो आइए देखते हैं दोस्तों आज के चैप्टर में हम लोग कौन कौन से प्रश्न रिवीजन करने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न बन रहा है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा प्रारंभ में अशोक किस धर्म के अनुयायी थे। लिखेंगे ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। देखेंगे यहाँ ब्राह्मण धर्म से संबंधित एक पिक लगा हुआ है। प्रश्न आएगा प्रारंभ में अशोक किस धर्म के अनुयायी थे, लिखेंगे ब्राह्मण धर्म के। और फिर अगला प्रश्न बना कहाँ से पता चलता है कि अशोक ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। देखिएगा प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, कहाँ से ये पता चला कि अशोक ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, लिखेंगे महावंश नामक पुस्तक से पता चला कि अशोक ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। अगला प्रश्न बना कैसे पता चलता है कि अशोक शैव धर्म के अनुयायी थे, तो लिखेंगे राज तरंगिणी से पता चलता है कि अशोक शैव धर्म के अनुयायी थे। अभी आप लोगों ने पढ़ा कि अशोक ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, जो कि महावंश नामक पुस्तक से पता चला। अब आपको देखने को मिल रहा है कैसे पता चला कि अशोक शैव धर्म के अनुयायी थे, लिखेंगे राज तरंगिणी नामक जो पुस्तक है उससे पता चलता है कि अशोक शैव धर्म के अनुयायी थे। और फिर अगला प्रश्न बना अशोक ने बौद्ध धर्म कैसे अपनाया था। अशोक ने बौद्ध धर्म कैसे अपनाया, लिखेंगे निग्रोध का उपदेश सुन करके। यानी कि बौद्ध धर्म के एक भिक्षुक हुआ करते थे, निग्रोध उनका नाम था। निग्रोध का उपदेश सुन करके अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। यहाँ प्रश्न यही बन रहा है कि अशोक ने बौद्ध धर्म कैसे अपनाया था, लिखेंगे निग्रोध का उपदेश सुन करके अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। फिर अगला प्रश्न बना कैसे पता चला कि अशोक ने निग्रोध नामक साधु का उपदेश सुनकर बौद्ध धर्म अपनाया था, ये भी प्रश्न बना। तो कैसे पता चला कि अशोक ने निग्रोध नामक साधु का उपदेश सुन करके बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो दोस्तों बौद्ध साहित्य और अहोरा लेख से पता चलता है। ध्यान दीजिएगा, एक बौद्ध साहित्य और एक अहोरा लेख है, उससे पता चला कि अशोक निग्रोध नामक साधु का उपदेश सुन करके बौद्ध धर्म अपना लिए थे। अगला प्रश्न बना अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा और दीक्षा किसने दिया था। अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा और दीक्षा किसके द्वारा दिया गया, लिखेंगे उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से। यानी एक उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु थे, उनके द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म का शिक्षा और दीक्षा दिया गया था। फिर अगला प्रश्न है अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष कहाँ की यात्रा किया था। ध्यान दीजिएगा, जब अशोक का राज्याभिषेक हो गया था उसके 10वें वर्ष में अशोक बोध गया का यात्रा किए थे। और यहाँ पर प्रश्न यही बन रहा है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष कहाँ की यात्रा किया था, लिखेंगे बोध गया। और दोस्तों देखेंगे यहाँ बोध गया के बहुत ही सुंदर पिक लगा हुआ है। और फिर अगला प्रश्न बना अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में कहाँ का यात्रा किए थे। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में निगाली सागर का यात्रा किए थे। ध्यान दीजिएगा, अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा कर रहे हैं और दोस्तों उसके बाद अशोक अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा कर रहे हैं। और देखेंगे यहाँ पर निगाली सागर का एक पिक लगा हुआ है। और फिर अगला प्रश्न बना अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में कहाँ की यात्रा किया, तो लिखेंगे लुम्बिनी की यात्रा किया। दोस्तों अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा किया और अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा किया। और उसके बाद दोस्तों अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा कर रहे हैं। यानी कि 10वीं 12वीं और 20वें वर्ष में यात्रा कर रहे हैं अपने राज्याभिषेक के बाद। तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में कहाँ की यात्रा किया, लिखेंगे लुम्बिनी का। और फिर अगला प्रश्न आया अशोक ने कितने बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया, लिखेंगे 84,000। यहाँ पर देखेंगे 84 का पिक लगा हुआ है। और प्रश्न पूछा जाए अशोक ने कितने बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया, लिखेंगे 84K यानी कि 84,000।
अगला प्रश्न बना, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजा था? लिखेंगे श्रीलंका। देखेंगे दोस्तों यहाँ पर श्रीलंका है। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजा था? लिखेंगे श्रीलंका। फिर अगला प्रश्न बना, किसके समय में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? लिखेंगे अशोक के समय में। दोस्तों जब तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया जा रहा था तो उस समय वहां का शासन अशोक का था और प्रश्न भी यही बन रहा है, किसके समय में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? लिखेंगे अशोक के समय में। और फिर अगला प्रश्न बना, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों लिखेंगे तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। दोस्तों यही पाटलिपुत्र है जो आज के डेट में बिहार की राजधानी पटना हुआ करती है। पहले उसका नाम पाटलिपुत्र हुआ करता था। फिर अगला प्रश्न बना, तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? लिखेंगे मोंगलीपुत्र तिस। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? लिखेंगे मोंगलीपुत्र तिस थे। और फिर अगला प्रश्न बना, बराबर की पहाड़ियों में, जो कि बिहार में पड़ता है, ध्यान देंगे आप लोग, जो बराबर की पहाड़ियां हैं वो बिहार में पड़ता है, तो बराबर की पहाड़ियों में किसके द्वारा 4 गुफाओं का निर्माण करवाया गया था? लिखेंगे अशोक के द्वारा। यानी दोस्तों बिहार में एक बराबर की पहाड़ी है, वहां पर अशोक के द्वारा 4 गुफाओं का निर्माण कराया गया था। और प्रश्न भी यही बन रहा है कि बराबर की पहाड़ियों में किसके द्वारा 4 गुफाओं का निर्माण करवाया गया था? लिखेंगे अशोक के द्वारा। और फिर अगला प्रश्न बना, अशोक के धम्म की जानकारी कहाँ से मिलती है? लिखेंगे अशोक के धम्म की जानकारी 11वें शिलालेख से मिलती है। देखेंगे यहाँ पर 11वें शिलालेख का एक पिक लगा हुआ है। और फिर अगला प्रश्न बना, अशोक के कलिंग विजय की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो लिखेंगे दोस्तों अशोक के कलिंग विजय की जानकारी अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है। अभी दोस्तों मैंने ऊपर बताया अशोक के धम्म की जानकारी अशोक के 11वें शिलालेख से मिल रही है। और दोस्तों यहाँ पर अशोक के कलिंग विजय की जानकारी अशोक के 13वें शिलालेख से मिल रही है। देखेंगे दोस्तों यहाँ पर शिलालेख का पिक लगा हुआ है। और फिर अगला प्रश्न बना, परवर्ती मौर्य शासन से संबंधित कि मौर्य साम्राज्य कितने साल तक रहा था? लिखेंगे 137 वर्ष तक। यानी मौर्य साम्राज्य कितने वर्ष तक रहा? लिखेंगे 137 वर्ष तक। देखेंगे यहाँ पर 137 का पिक लगा हुआ है। और फिर अगला प्रश्न बना, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? लिखेंगे बृहद्रथ। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? लिखेंगे बृहद्रथ। और दोस्तों अगला प्रश्न है, बृहद्रथ की मृत्यु कैसे हुई थी? ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों इसी के सेनापति यानी बृहद्रथ का एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। बड़ा गौर से पढ़िएगा, बृहद्रथ का सेनापति हुआ करता था, उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। इसी के द्वारा 185 बीसी में यानी 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या कर दी गई और इसके बाद मगध में शुंग वंश का प्रारंभ हो गया। तो दोस्तों बृहद्रथ की मृत्यु कैसे हुई? उत्तर देंगे, इसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 185 बीसी में हत्या कर दिया जाता है और इसी के बाद मगध में शुंग वंश प्रारंभ हो जाता है। तो दोस्तों आज का चैप्टर जो रिवीजन कर रहा है मौर्य साम्राज्य भाग 3 यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और दोस्तों आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।